मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। कुछ बच्चों के द्वारा मुझसे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर यह पूछा गया है कि सीपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है तथा कोर्ट्स में इसके बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। मित्रों, इसके पहले मैं अनुरोध करूं कि जो भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और वीडियो जो भी लीगल जानकारी के संबंध में मैं बताता जा रहा हूँ आपको उपलब्ध होते रहें और आपकी कानूनी जानकारी में इजाफा हो, कानूनी जानकारी बढ़े। अब आज मैं सीपीसी और सीआरपीसी के संबंध में इस वीडियो में कुछ बातें बतलाने जा रहा हूँ। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसे कहा जाता है, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का एक कानून है और ये कानून दीवानी मामलों के संबंध में लागू होता है। इसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसीजरल लॉ है। जबकि सीआरपीसी का जो कानून है वो 1973 का कानून है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहा जाता है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत ऑफेंसेस की परिभाषा तथा उसमें दंड प्रस्तावित किए गए हैं, कितना किस अपराध के लिए दंड होगा। जबकि प्रक्रिया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसे 1973 का कानून है उसमें बतलाई गई है। तो आईपीसी के साथ सीआरपीसी को तथा सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो दीवानी मामलों में लागू होती है और दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत इसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दीवानी मामले की प्रक्रिया पूरी आगे की सिविल मामलों में जो भी कार्यवाही चलती है वो इसी के अंतर्गत चलाई जाती है। अब जहां तक सीपीसी का प्रश्न है, इसकी सबसे पहले संक्षेप में पृष्ठभूमि मैं बतलाता हूं, जिसमें सबसे पहले 1859 का कानून आया था। उसके बाद उसमें कमियां रही तो 1877 का कानून लाया गया। 1877 के कानून में भी कुछ कमियां रही। उसके बाद 1882 का कानून सीपीसी का लाया गया। इसके बाद वर्तमान में 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड जिसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 कहते हैं, ये प्रोसीजरल लॉ है जिसमें पूरी दीवानी प्रक्रिया और कानून के बारे में बतलाया गया। सीपीसी जो 1908 की है उसमें तमाम संशोधन भी किए गए हैं जिससे आगे की स्थिति स्पष्ट हो। सीपीसी को अब जहां तक प्रश्न है कैसे पढ़ें और याद करें, इसके लिए इसमें दो स्थितियां हैं। एक तो इसके अंदर जो टोटल सेक्शन दिए गए हैं वो 158 सेक्शंस हैं। सेक्शन अर्थात धारा जो क्रमबद्ध तरीके से सूची एक के बाद एक धाराएं 158 तक परिभाषित की गई हैं, जबकि इसमें 51 ऑर्डर्स रखे गए। अब ये प्रश्न उठता है कि सेक्शंस क्यों रखे गए, ऑर्डर्स क्यों रखे गए। तो सेक्शंस का जो कार्य है वो उसके पीछे ये पृष्ठभूमि है कि सेक्शंस जो है जुरिस्डिक्शन न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बतलाता है, जबकि ऑर्डर्स और रूल्स जिन्हें आदेश और नियम कहा जाता है वो व्यवहार प्रक्रिया संहिता या सीपीसी की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, कैसे क्रियान्वयन होगा इन ऑर्डर और रूल से जाना जा सकता है। न्यायालय की जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, मैं एक सामान्य उदाहरण से आपको समझाता हूं। कोई भी मामला जब दावे के रूप में वाद का कारण किसी भी वादी को उत्पन्न होता है तो वो जुरिस्डिक्शन जिस न्यायालय के समक्ष अपना मामला सिविल मामले से संबंधित लगाना चाहता है वो उसमें प्रस्तुत करेगा, वकील साहब से तैयार कराएगा। इसके लिए आदेश 1, आदेश 2, आदेश 6 और आदेश 7 सीपीसी का अध्ययन और जानकारी होना आवश्यक रहती है। ये कोई भी न्यायालय के समक्ष जो भी वाद संस्थगित किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और रूल्स हैं जिनको पढ़ने से दावा किस प्रकृति का और कैसे सिविल न्यायालय में प्रस्तुत होगा आप समझ सकते हैं। अब जहां तक प्रश्न है कि न्यायालय के समक्ष कौन कौन से रजिस्टर रखे जाएंगे, बी सूट और ए सूट दो तरह के सिविल मामलों में रजिस्टर रखे जाते हैं। बी सूट प्योरली जो होता है वो मनी की रिकवरी से संबंधित एक प्योरली ए सूट, बी सूट इसे प्योरली ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी से संबंधित होता है, जिसमें पैसे की वसूली, किसी व्यक्ति ने किसी को पैसे दिए उसकी वसूली से संबंधित भी मामले न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं और उसके रजिस्टर में इंदराज होते हैं। जब ए सूट अदर देन
मनी, रिकवरी ऑफ मनी से संबंधित, वो ए प्रकार के सूट कहलाते हैं। न्यायालय में 2 तरह के ये रजिस्टर होते हैं और ये जनवरी से दिसंबर तक इन रजिस्टरों में इंद्राज किया जाता है। रिकवरी मनी से संबंधित 20 सूट होते हैं और इसमें जनवरी से जो दिसंबर तक इंद्राज किया जाता है। प्रत्येक वर्ष का रजिस्टर अलग रहता है, जिसे दायरा रजिस्टर कहा जाता है। इसके अलावा सीपीसी को जो पढ़ने की प्रक्रिया है उसको वेरियस स्टेजेस ऑफ ट्रायल इन सिविल केसेस आपको समझना आवश्यक होगा। किस तरह से दावा न्यायालय के समक्ष संस्थगित किया जाएगा, मैंने अलग से भी इस चैनल पर कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। इसमें जैसा कि मैंने अभी उदाहरण द्वारा बताया कि आदेश 1, आदेश 2, आदेश 6, आदेश 7, दावे की रचना कैसे होगी, उसमें कौन कौन पक्षकार बनाए जाएंगे, प्रतिवादी के रूप में या वादी के रूप में, ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर ऑफ पार्टीज वगैरह के बारे में, डिफेंडेंट कौन होगा, एक साथ कौन कौन से डिफेंडेंट के विरुद्ध, जिनके विरुद्ध आपके अधिकार प्रभावित हुए हैं, उनको आप डिफेंडेंट के रूप में पक्षकार बना सकते हैं। ऑर्डर 6, रूल 17 भी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण है, जिसमें दावे की किसी भी स्थिति पर बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट अगर ऐसा लगता है कोई तथ्य छूट गया है तो उन अभिवचनों को आप आदेश 6 नियम 17 के इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के द्वारा, चाहे वो दावा हो या जवाब दावा हो, किसी भी स्टेज पर उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीसी को याद करने की जो प्रोसीजर मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ वो समझना आवश्यक है। किस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी, इसमें कई स्टेजेज हैं। इसमें सीपीसी में प्लेस ऑफ सुइंग, कहाँ पर आपका दावा चलेगा, जुरिस्डिक्शन क्या होगा। जुरिस्डिक्शन में अभी मैं आपको आगे बतलाऊंगा 2 तरह के जुरिस्डिक्शन न्यायालय के समक्ष रहते हैं। एक तो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कहलाता है, जो माली हालत से संबंधित, जैसे दावा, रुपए की वसूली आदि से संबंधित है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में पेक्यूनियरी जो जुरिस्डिक्शन है उसमें 5 लाख तक के दावे सिविल जज क्लास 1 के समक्ष चलते हैं, सिविल जज क्लास 2 के समक्ष चलते हैं। 5 लाख से 1 करोड़ तक के दावे सिविल जज क्लास 1 के समक्ष, तथा इसके अलावा 1 करोड़ से ऊपर के जो भी दावे होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जिसे क्षेत्राधिकार से संबंधित। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मेमो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी के पहले जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जिला न्यायाधीश जारी करते हैं और उसमें कौन से मजिस्ट्रेट के यहाँ किस पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के दावे की सुनवाई होगी, इसकी पूरी व्यवस्था दी रहती है। अब जहां तक कोई भी दावे का प्रश्न है, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रक्रिया बताया, कुछ और भी मेरे वीडियो इस चैनल पर आप देख सकते हैं। सीपीसी में जब प्लेस ऑफ सुइंग और जुरिस्डिक्शन आदि आप देख लेंगे, कॉज ऑफ एक्शन कहाँ कब उत्पन्न हुआ, तो विद इन लिमिटेशन आप किसी भी दावे को वकील साहब से तैयार कराकर और सिविल कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादी को जवाब दावा या प्रतिवादी गण जितने भी हैं उनको जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। 2 से 3 मौके इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद न्यायालय का ये दायित्व है कि वो इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ, वाद प्रश्नों को, या जिसे वाद प्रश्न कहा जाता है, इंटरव्यू या इसको तनकी भी बोलते हैं, ये इनका निर्धारण करेगा क्वेश्चन फॉर डिटर्मिनेशन। और उसके बाद फिर वो उसमें अगली प्रक्रिया चालू होगी, इंटेरोगेटरीज, कोई प्रकटीकरण वगैरह करना है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कौन कौन से दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने हैं, तो ये सब किया जाएगा। और इश्यूज ऑफ फैक्ट और इश्यूज ऑफ लॉ बनने के बाद पक्षकार उसे नोट करेंगे, अधिवक्ता नोट करेंगे। सबसे पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होगी, उसके बाद डिफेंडेंट की एविडेंस रिकॉर्ड होगी और इन पर एक दूसरे के अधिवक्ता क्रॉस भी करेंगे टू टेस्टिफाई द वेरासिटी ऑफ द विटनेस, कि वास्तव में वो गवाह सत्य बोल रहा है या नहीं, न्यायालय के समक्ष में झूठा कथन तो नहीं दे रहा है। इस बात की भी जांच की जाएगी। जब दोनों पक्षों की साक्ष्य समाप्त हो जाएगी तो मामला अगली स्टेज में साक्ष्य अंकित करने के बाद, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद, निर्णय आदि के लिए आर्गुमेंट सुनने के बाद फिक्स कर दिया जाता है। अब मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे कोई रॉन्गफुल पोजेशन में किसी आपकी जमीन या किसी जायदाद के ऊपर कोई रॉन्गफुल या झूठे तरीके से उसने संपत्ति पर बेजा कब्जा कर लिया, तो इसके लिए यदि आप जैसे वाद को या दावे को लाते हैं तो अधिवक्ता के माध्यम से आप उसको रॉन्गफुल पोजीशन के लिए किस तारीख को उसने कब्जा किया, सारे डॉक्यूमेंट्स को, पेपर्स को आपको इकट्ठा करना होगा। आई विटनेसेस कौन कौन होंगे जो चश्मदीद साक्षी बता सकें कि वास्तव में किसका कब्जा था और किसके द्वारा बेजा कब्जा कर लिया गया है। तो ये कब्जा आपको संपत्ति पर कब से किस हैसियत में आप थे ये सिद्ध करना होगा न्यायालय के समक्ष वैध एवं विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा। पोजीशन वापस लेने के लिए आपको पूरी प्रेयर करनी होगी उस दावे में। बेंच प्रॉफिट
दूसरे व्यक्ति ने कोई लाभ उठा लिए हैं, टाइटल भी अपना शो करना पड़ेगा, प्रीवियस पोजीशन के पेपर वगैरह। तो इसमें ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बाद धारा 64 और 65 आर्टिकल में ये बतलाया गया है लिमिटेशन एक्ट का, इसमें 12 साल तक की बेजा कब्जा का दावा आप न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। इस तरह आपको सीपीसी की बेसिक जानकारी होना जरूरी है, जिसमें प्लेंटिफ की हैसियत से कॉज ऑफ एक्शन, जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन वगैरह का विशेष ध्यान रखना होता है। तो कुल मिलाकर इस तरह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत मैंने शॉर्ट में आपको प्रोसीजर बताया। अब जहां तक सीआरपीसी का प्रश्न है, क्योंकि सीपीसी और सीआरपीसी का अंतर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। सीआरपीसी 1973 का एक प्रक्रियात्मक इम्पोर्टेंट कानून है जो प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल केसेस में कैसे लागू होगा, और इसका अस्तित्व 1 अप्रैल 1974 का है। दूसरा, इसके अंदर जैसे किसी व्यक्ति ने उदाहरण के तौर पर किसी को चोट पहुंचाई, और इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल है, यानी पुलिस उसके अंदर संज्ञान ले सकती है कि नहीं, या असंज्ञेय अपराध है, कोई मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्राइबल है या किसके है, ये भी देखना होगा, कंपाउंडेबल है कि नहीं, इसमें समझौता हो सकता है कि नहीं, ये सब शेड्यूल में दिया हुआ है, बेलेबल है कि नहीं, नॉन बेलेबल है कि नहीं है। 2 शेड्यूल इसके अंदर दी गई हैं सीआरपीसी में। इसमें 484 सेक्शन है, 2 शेड्यूल हैं, और उसके अलावा करीब 37 इसमें 37 चैप्टर्स सीआरपीसी के अंतर्गत दिए गए हैं। तो सबसे पहले कोई भी क्रिमिनल केसेस में जब भी कोई अपराध घटित होता है, संज्ञेय मामले में 154 के अंतर्गत एफआईआर पुलिस थाने पर लिखाई जाती है। यदि वो लिखने से इनकार करते हैं तो आप उसके वरिष्ठ अधिकारी को भी ये रिपोर्ट दे सकते हैं। 155 के अंतर्गत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में जो जैसे अदम दस्तंदाजी या असंज्ञेय अपराध कहते हैं, उसमें आप प्रस्तुत कर सकते हैं रिपोर्ट पुलिस थाने के अंतर्गत। या जब ये सब नहीं हो तो 202 सीआरपीसी के अंतर्गत आप मजिस्ट्रेट के समक्ष भी 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। ट्रिक्स के द्वारा आप कुछ चीज़ें याद भी कर सकते हैं, जैसे सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन दी गई हैं। तो अनयूजुअल मैनर में जब आप याद करेंगे तो आपके ब्रेन में वो एक नक्शा उतर आएगा और आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा सीआरपीसी 1973 का जो कानून है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोसीजरल लॉ का है। जो आईपीसी के ऑफेंसेज हैं वो सब इसी के द्वारा ट्रायल होते हैं। अब जो नया सीआरपीसी 1973 का आया, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो मैं आपको शॉर्ट में बतलाता हूँ। सबसे पहला एक तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अर्थात पूरे भारतवर्ष में सभी न्यायालयों में ये प्रक्रिया को अपनाया जाता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर आर्टिकल 50 जो भारत के संविधान में है, उसमें इसको एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट किया गया है, मतलब जुडिशरी सेपरेट होगी और एग्जीक्यूटिव सेपरेट होगा। तीसरा है जुरिस्डिक्शन का, जहां तक प्रश्न है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सारे हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेशन में होंगे और उनके पावर्स को भी बढ़ाया गया है। प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट होते थे, प्रेसिडेंशियल पिछले पुराने 10 लाख से ऊपर की जहां टाउन में पॉपुलेशन आदि है, वो अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो कहलाएंगे। उसके अलावा इसकी और 4-5 विशेषताएं महत्वपूर्ण आपको मैं बतलाता हूँ। कोई भी समरी केस है, सम्मन्स केस है, उसमें समरी ट्रायल, और वारंट केस में वारंट ट्रायल, तो ये प्रोविजन इसमें रखा गया। रिविजनल जुरिस्डिक्शन पहले सेशंस कोर्ट को नहीं था, वो इसको दिया गया, तथा हाई कोर्ट कोई फर्दर उसमें रिवीजन नहीं लेगा। इंटरलोकेटरी जो भी ऑर्डर होगा, कोई अंतर्वर्ती आदेश, उसके अगेंस्ट रिवीजन पावर एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। दूसरे एफआईआर यदि पुलिस नहीं लिखती है, पहले लिखने का है, तो रिफ्यूज करने पर किसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो वरिष्ठ होगा उसको आप इसकी सूचना भी दे सकते हैं और बदला सकते हैं। जूरी सिस्टम को इसमें एबोलिश कर दिया गया है। जूरी सिस्टम एबोलिश, अंग्रेजों के समय में जूरी सिस्टम लागू था, जिसमें जूरी लोग उसकी मदद करते थे जूरी सिस्टम में जज की। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मामले को यदि न्यायालय के समक्ष वापस लेना चाहती है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जिसमें फ्री लीगल एड टू दी पुअर का प्रोविजन है, अर्थात गरीब लोग जिनको अपना मामला लड़ने के लिए वकील रखने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए सीआरपीसी में सेक्शन 304 इंसर्ट किया गया है। नई सीआरपीसी में लीगल एड अथॉरिटी बनाई गई है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके तहत है।
सीआरपीसी में एक नया प्रोविजन है, पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर उसके एलआर्स भी समझौता चाहे तो कर सकते हैं। फिर सीआरपीसी में अभियुक्त एक सक्षम साक्षी होगा जो आत्म अभिसंचन का सिद्धांत के अनुसार धारा 313 और 315 सीआरपीसी के अंतर्गत अभियुक्त को सक्षम साक्षी माना गया है। इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एपीपी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ एपीपी, जीपी आदि की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इनकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है। दूसरा, रिमांड पर कोई भी व्यक्ति है तो उसे जब सजा होगी तो उतने पीरियड को जो वो अंदर जेल में रहा उसको कम कर दिया जाएगा उसकी सजा को। दूसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के बाद आवश्यक रूप से अभियुक्त को प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार आर्टिकल 21 जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायोलेट न हो, इस बात का भी सीआरपीसी में ध्यान रखा गया है। तो इस तरह मैंने कुछ विशेषताएं जो सीआरपीसी के अंतर्गत हैं और सीपीसी और सीआरपीसी में मेन क्या डिफरेंस हैं ये बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य करें, सभी लोगों को भेजें जिससे उनकी कानूनी जानकारी बढ़ सके। आप आज इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश हूँ और इस चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको जाननी चाहिए, देश के लोगों को, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों को, लॉ स्टूडेंट्स को, नए एडवोकेट्स को तथा प्रयोग जो प्रैक्टिकल रूप से काम लॉ फील्ड से जुड़े हुए उन सभी के लिए मैं समझता हूँ ये जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।